नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बिहार चुनाव को लेकर जिस-जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, बहुत साफ समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल घबराई हुई है, बल्कि कैसे भी अंग्रेजी में कहावत है ना बाय हुक और बाय क्रुक संस्कृत में कहते हैं येन केन प्रकारेण मतलब किसी भी तरह से, कुछ भी करके एक-एक वोट बढ़ाकर चुनाव जीतने के लिए बिल्कुल बज़िद है। आप देखिए प्रोफ़ेसर राकेश सिन्हा बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन प्रोफ़ेसर साहब राकेश जी की मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि एक तो भाषा का सम्मान हमेशा रखते हैं, बहुत कायदे से बोलते हैं। दूसरा कुल मिला-जुला कर बहुत ज़्यादा मुझे हमेशा भले आदमी लगते हैं, कभी उनके बारे में कोई मैंने ऐसी बात नहीं सुनी जो लगे कि कोई बुरा आदमी है, बहुत साफ, शरीफ और ज़हीन आदमी है। लेकिन उनका जो किस्सा आया कल, कल जिस तरह से उनके ऊपर बात हुई, उनके ऊपर सवाल उठे, वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे जो भी हो, वो येन-केन प्रकारेण वाला हुक एंड क्रुक वाला जो मामला होता है, बाय हुक और बाय क्रुक वाला, वो छोड़ने को तैयार नहीं होता है। अब देखिए प्रोफ़ेसर राकेश सिन्हा जो हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हैं, इसीलिए वो प्रोफ़ेसर हैं, मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो प्रोफ़ेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के। साथ में वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, यानी लॉ मेकर रहे हैं, सांसद रहे हैं। अब उनके ऊपर आरोप लगाया सौरभ भारद्वाज जो एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी के और काफ़ी सक्रिय रहते हैं, यमुना वाले पर भी जो वो साफ पानी का एक अलग से बनाया गया था मोदी जी के लिए और जनता के लिए नॉर्मल पानी था, उसका खुलासा भी सौरभ भारद्वाज ने ही किया था। आजकल लगता है कि पत्रकारिता की भी वो भूमिका निभा रहे हैं। तो सौरभ भारद्वाज ने और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर उनके ऊपर वोटर फ्रॉड का आरोप लगाया था। सौरभ भारद्वाज ने बाकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट करके बताया कि पिछली बार तो अभी 2024 की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। पिछले विधानसभा, लोकसभा चुनाव में राकेश जी वोट करते हैं दिल्ली के अंदर और उसके बाद इस बिहार के विधानसभा चुनाव में बेगूसराय में अपने गाँव में वोट करते हैं। और इसके लिए बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जब आजकल फैशन है, आदमी वोट करता है तो उँगली में निशान लगा के दिखाता है कि लीजिए हमने वोट कर दिया। तो राकेश सिन्हा जी ने दिल्ली में भी ऐसी तस्वीर लगाई थी और उसके बाद जाकर बिहार में भी ऐसी तस्वीर उन्होंने लगाई। और आरोप ये लगाया गया कि उन्होंने वोटर फ्रॉड किया है क्योंकि फरवरी 2025 बीते अभी कितना दिन हुआ? नवंबर आ गया। तो फरवरी और नवंबर के बीच में उन्होंने फरवरी में दिल्ली में वोट किया और नवंबर में जाकर वो अपने गाँव बिहार में वोट करते हैं। तो सीधी-सी बात है कि सवाल उठा कि क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में 2 जगह है? क्या किया उन्होंने कि दिल्ली में भी वोट दिया और बिहार में भी जाके वोट दिया? इस पर राकेश सिन्हा जी आए, थोड़े गुस्से के साथ आए। उन्होंने बताया कि दिल्ली में मेरा नाम था वोटर लिस्ट में, उसको मैंने परमानेंटली ट्रांसफर करा लिया है अपने गाँव में। और चूँकि ये मेरा पैतृक गाँव है, ये मेरा स्थायी पता है, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ पॉलिटिकली मैं एक्टिव होने वाला हूँ या हूँ, जिसकी वजह से मैंने बिहार में अपना वोटर लिस्ट में नाम करवा लिया है और उन्होंने धमकी भी दी कि मैं आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर सकता हूँ। ये उन्होंने लगभग धमकी के स्वर में दिया, पूछा कि क्या आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा दिया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि सौरभ भारद्वाज पूरी तैयारी के साथ आए थे, नियम कानून के साथ आए थे। तो नियम कानून के साथ उन्होंने 3 चीज़ें बताई। पहली बात तो ये बताई कि प्रोफ़ेसर साहब पॉलिटिकली एक्टिव होने के लिए आपको बिहार का वोटर होना ज़रूरी नहीं। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात ये बताई कि चूँकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के परमानेंट प्रोफ़ेसर हैं। परमानेंट प्रोफ़ेसर का मतलब क्या है? हफ़्ते में 5 दिन आपको क्लास लेनी पड़ेगी, बाकी सारी ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ेंगी, यानी साल का ज़्यादातर हिस्सा आपको दिल्ली में गुज़ारना पड़ेगा। बिहार आप तभी जाएँगे जब आप छुट्टी लेंगे बाकायदा और छुट्टी ही नहीं, जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के या दिल्ली यूनिवर्सिटी के नियमों से परिचित नहीं हैं, उनको मैं बता दूँ कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं और छुट्टी लेकर कहीं बाहर जाते हैं, तो आपको हेडक्वार्टर परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं हेडक्वार्टर छोड़ रहा हूँ और आपकी संस्था के जो भी प्रमुख होते हैं, प्रिंसिपल हुआ या आप किसी ऑफिस में हैं तो डायरेक्टर हो सकता है, कोई और हो सकता है, जो भी आपका सीनियर अधिकारी है, उसको आपको एग्ज़ैक्टली बताना पड़ता है कि आप किस जगह पर जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि आपको अधिकतर समय दिल्ली में गुज़ारना पड़ेगा और नियम ये कहता है कि जहाँ आपकी परमानेंट नौकरी है, वहीं पर आप वोटर हो सकते हैं।
तो सौरभ भारद्वाज ने बहुत क्लियर कर दिया कि आप बेसिकली अगर आपने परमानेंटली शिफ्ट कराया है और उन्होंने कागज़ दिखाया जिसमें साफ लिखा हुआ है कि परमानेंटली शिफ्ट कराया है, तो ये नियमों के खिलाफ है। आप दिल्ली में प्रोफ़ेसर की नौकरी करते हुए अपने गाँव में परमानेंटली अपना वोट शिफ्ट नहीं करा सकते और ये सिर्फ़ राकेश सिन्हा के लिए नहीं है, हमारे आपके किसी के लिए है। अगर आप किसी शहर में नौकरी कर रहे हैं, तो आप वहीं वोट देंगे, आप वहीं की वोटर लिस्ट में हो सकते हैं, कहीं और की वोटर लिस्ट में नहीं हो सकते। और तीसरी बात जो सौरभ भारद्वाज ने कही, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थी कि फ़रवरी और नवंबर के बीच में बिहार में चुनाव था और आपने खट से ट्रांसफ़र करा लिया। इसमें जो है किसी षड्यंत्र की बू आती है, ये जो है कुछ गड़बड़ी लगती है। अब इसके बाद डॉक्टर साहब फिर आए हैं वीडियो बनाकर, वीडियो एक लेके आए हैं, तकरीबन 1 मिनट का वीडियो है, आप उनके तर्क देख लीजिए। हाँ, एक कहावत है, सूप तो सूप छलने भी बोले। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उन दोनों के द्वारा मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि मेरा नाम दिल्ली और बिहार दोनों की मतदाता सूचियों में है। यह आरोप निराधार है, गलत है, बेबुनियाद है। मेरा नाम दिल्ली की मतदाता सूची में था, जिसे मैंने संवैधानिक नियमों के अनुकूल कटाकर बिहार की मतदाता सूची में करा लिया। मैं निश्चित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ, लेकिन मेरा पुश्तैनी घर बिहार के बेगूसराय जिले के मनसीरपुर में है। वहाँ मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मेरा स्थायी पता है। संसद में भी मैंने अपना स्थायी पता मनसीरपुर बेगूसराय बिहार ही दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बिना तथ्यों को जांचे परखे बेबुनियाद आरोप लगा रही है, जिसके लिए उन पर मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है। तो इस वीडियो में डॉक्टर साहब बिल्कुल साफ कर रहे हैं कि वो अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए हो सकता है अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे हों, हो सकता है कुछ और बिहार में प्लान कर रहे हों, लेकिन उसके लिए और उसकी वजह से आप बिहार में अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा सकते, क्योंकि आप दिल्ली के परमानेंट एम्प्लॉयी हैं। आपके लिए बहुत आसान तरीका है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ दीजिए और उसके बाद अपने पैतृक गाँव जहाँ का पता आपने स्थायी दिया हुआ और स्थायी पते वाला तर्क बहुत लचर है। हम लोग भी जब नौकरी करते हैं, अपना घर अगर नहीं होता है और अपना घर कई बार होता है तो भी, स्थायी पता जो देते हैं वो हमेशा अपने गाँव का या उस शहर का देते हैं जहाँ हमारा पैतृक मकान होता है, जहाँ हमारे बाप-दादा ने मकान बनवाया है, वहाँ का स्थायी पता हम देते हैं। क्योंकि परमानेंट तो वही है, बाकी सब बदल सकता है। लेकिन इसका वोटर लिस्ट से कोई लेना-देना नहीं है। वोटर लिस्ट स्थायी पते के आधार पर नहीं बनती है। वोटर लिस्ट बनती है कि जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, वहाँ जहाँ आप ज़्यादा वक़्त गुज़ार रहे हैं, वहाँ के हिसाब से आपकी वोटर लिस्ट मिलती है। मैं आपको चुनाव आयोग का ही किस्सा सुना देता हूँ, एसआईआर हुआ और एसआईआर में कहा गया कि बहुत सारे लोगों का नाम इसलिए काटा गया, क्योंकि वो लोग नौकरी करने बाहर चले गए थे। तो उनका स्थायी पता तो नहीं बदल गया था। मान लीजिए कोई बेगूसराय का है, कोई मोतिहारी का है, कोई छपरा का है, कोई मुज़फ्फरपुर का है। अगर इन जगहों के लोग हैं और कोई दिल्ली में, कोई बम्बई में, कोई कलकत्ता में, कोई मैसूर में, कोई बैंगलोर में, कोई बाहर कहीं नौकरी कर रहा है, तो आपने उसका नाम इसलिए काट दिया कि ज़्यादा वक़्त वो वहाँ रह रहा है, वहाँ लंबी नौकरी कर रहा है, तो उसका वहाँ के वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, यहाँ के वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन राकेश सिन्हा के प्रोफ़ेसर राकेश सिन्हा के मामले में नियम पलट जाता है। वो नौकरी कर रहे हैं दिल्ली में, रहते हैं फुल टाइम दिल्ली में, क्योंकि उनको रोज़ क्लास लेनी होती होगी, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में ट्रांसफर वो भी परमानेंट ट्रांसफर हो जाता है गाँव के पते पे। और ये ट्रांसफर कब होता है? दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद। अगर उनको ऐसा था ही करना ही था तो काफ़ी पहले वो करा सकते थे या दिल्ली की वोटर लिस्ट में कभी नाम ही नहीं डलवाते। गाँव के वोटर लिस्ट में ही अपना नाम रखते कि भाई मुझे तो गाँव से ही जुड़े रहना है, वहाँ की ही राजनीति करना है। तो बेसिकली प्रोफ़ेसर राकेश सिन्हा अच्छी तरह से फँस गए हैं। अब देखिए इस देश में अगर चुनाव आयोग जिंदा होता, कल भी मैंने कहा था कि शायद चुनाव आयोग जो है वो एक लाश में बदल गया है और उसको अब सफेद कफन उड़ा देना चाहिए। अगर जिंदा होता तो खुद संज्ञान लेता, क्योंकि मामला सिर्फ राकेश जी का नहीं है। राकेश जी का मामला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, क्योंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में टीवी पर आते हैं और बीजेपी के सांसद रह चुके हैं और साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो बेहद ज़िम्मेदार पदों पर हैं वो, बेहद ज़िम्मेदार आदमी हैं, तो उनका मामला इंपॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन अकेला मामला नहीं है। आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। बीजेपी दिल्ली के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं संतोष झा जी। अब संतोष झा जी जो हैं, वो भी फ़रवरी 2025 में दिल्ली की विधानसभा चुनाव में वोटिंग कर चुके हैं और अब ये आ रहा है कि नवंबर 2025 यानी कल जो वोटिंग हुई है बिहार में, वहाँ भी जाके उन्होंने वोट किया है।
तो राकेश जी अकेले नहीं है, संजय झा का किस्सा मैंने आपको बताया और वो भी भारतीय जनता पार्टी से ना केवल जुड़े हुए हैं, बल्कि दिल्ली के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के एक ज़िम्मेदार पद पे हैं। और वो दिल्ली में भी वोट देते हैं और सब विधानसभा चुनाव में, ये भी नहीं कि 2-4 साल पहले वोट दिया हो। अभी फ़रवरी 2025 में सबने विधानसभा चुनाव में वोट दिया और उसके बाद अपना वोट ट्रांसफ़र करा लिया बिहार में, हालाँकि जाँच ये होनी चाहिए कि वोट ट्रांसफ़र कराया है या दोनों जगह वोट है। इसके अलावा भी मैं बताता हूँ, नागेंद्र कुमार नाम के एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने भी फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट दिया था, उँगली की फोटो लगाई थी और अब नवंबर 2025 में बिहार के सीवान जिले में भी उन्होंने विधानसभा चुनाव में मतदान किया है। इसके अलावा एक संजय झा साहब हैं, वो जेडीयू के नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की पार्टनर हैं। उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि 2025 की फरवरी में उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट दिया और उसके बाद नवंबर 2025 में उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में वोट दिया। इसके अलावा आलोक आनंद दुबे नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने भी यही कार्रवाई दोहराई है, यानी दिल्ली में पहले वोट दिया और अब बिहार में भी वोट दिया। ये तो वो केसेज हैं जो सामने आ गए हैं। अब मैं आपको राहुल गांधी का जो खुलासा था उसकी तरफ ले जाता हूं। राहुल गांधी ने यही कहा था कि लोग एक जगह वोट दे रहे हैं, फिर दूसरी जगह जाकर वोट दे रहे हैं, फिर तीसरी जगह जाकर वोट दे रहे हैं। बैंगलोर में बाकायदा उन्होंने एक पति-पत्नी के बारे में बताया था, जो लगातार अलग-अलग जगहों पर बिहार में वोट दे रहे हैं, महाराष्ट्र में वोट दे रहे हैं, बैंगलोर में वोट दे रहे हैं। ये खेल कैसे चल रहा है? ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये खेल बड़े प्लान तरीके से नियमों को तोड़-मरोड़ के चला रही है। जहाँ चुनाव होता है, वहाँ की वोटर लिस्ट में शामिल करा लिया जाता है। उसके बाद जो है, फिर अगला चुनाव जहाँ होता है, वहाँ की वोटर लिस्ट में शामिल करा लिया जाता है। कल पता चलेगा कि इनमें से कुछ लोग बंगाल जाके वोटिंग कर रहे हैं, परसों पता चलेगा कि इनमें से कुछ लोगों ने यूपी में भी वोटिंग की है। ये खेल जो चल रहा है, ये बेहद खतरनाक खेल है, क्योंकि मैंने तो आपको 4-5 केस बताए। ये वो केस हैं जो या तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और या सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं, फोटो-वोटो लगाए तो सामने आ गया। कौन जाने कि ऐसे हज़ारों लाखों केसेस हों, जिसमें लोग एक जगह वोट देकर दूसरी जगह फिर जाकर वोट दे रहे हैं। इसीलिए लगातार माँग ये की जा रही है, जो चुनाव आयोग से माँग किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि आपके पास डुप्लीकेट एक्सेस करने का सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर को लगाने से आपको मालूम हो जाएगा कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कई राज्यों की वोटर लिस्ट में हैं। वो डुप्लीकेट जाँच करने वाला सॉफ्टवेयर आखिर आप कैसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? और अगर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह की घटनाएँ होने के बावजूद चुप बैठे हैं, अपनी तरफ से कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो ये आरोप क्यों नहीं लगेगा कि आप भी इस गड़बड़ी में शामिल हैं? और आप देखिए, बंगाल में होना है एसआईआर और अभी वहाँ कहीं बोरे में भरकर आधार कार्ड मिले हैं बंगाल में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एसआईआर होने से पहले ही गड़बड़ियों का जो काम है वो शुरू हो चुका है। और बहुत साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जो मिली-जुली पार्टियाँ हैं, वो बड़े पैमाने पर इस तरह की गड़बड़ियों को अंजाम दे रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चुनाव को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। एक आदमी कई जगह वोट दे रहा है, किसी का ब्राज़ीलियन मॉडल का फ़ोटो लगा है तो वो 25 जगह है, किसी का नाम 220 बार आया है, किसी एक घर में 100-100 लोग, 150-150 लोग वोटर हैं। ये सारा कुछ तनाव पैदा करने वाली चीज़ है। ये सारा कुछ बताता है कि हालत किस तरह से खराब हो गई है चुनाव के अंदर, किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है और बाहर जो कुछ दिख रहा है, वो तो दिख ही रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, उनका बयान आया था कि जब फायरिंग नहीं कर सकता, तो फिर बॉडीगार्ड रखने का क्या फ़ायदा? उन्होंने आरजेडी के एक उम्मीदवार के ऊपर आरोप लगाया कि वो शराब पिए हुए हैं, फिर उनकी जाँच हुई, पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद भी वो लगातार बयान देते हुए चीखते-चिल्लाते नज़र आ रहे हैं, कहीं कह रहे हैं फ़ोर्स भेजो, कहीं कह रहे हैं कुछ करो। मेरा सवाल बहुत साफ है कि आप खुद सत्ता में हैं, आपकी सत्ता है और आपकी सत्ता में रहते हुए अगर आपको फ़ोर्स की ज़रूरत है, आपको सुरक्षा की शिकायत है, इसका मतलब बहुत सीधा-सीधा है कि आप बुरी तरह से फ़ेल हो चुके हैं। और ये जो फेल्योर है, ये जो चोरी बार-बार पकड़ी जा रही है, ये जो फ्रॉड बार-बार पकड़ा जा रहा है, यही वजह है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग पगला गए हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी को पागल घोषित कर देना चाहिए। कर दीजिए, करके देखिए आप।
जाँच कराइए, मेडिकल जाँच कराइए, हो सकता है राहुल गांधी तो जो निकले वो निकले, लेकिन जिस तरह के बयानात आप देते हैं, जिस तरह का व्यवहार हिमंता करते हैं, हो सकता है डॉक्टर कहे कि आपके पागल होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तथ्यों के साथ आरोप लगा रहे हैं, उनकी ज़रा जाँच करके देख लीजिए। तो बिहार विधानसभा का जो पहले राउंड का चुनाव आया है, उसमें इन गड़बड़ियों की खबर चिंता पैदा करती है। विपक्ष को थोड़ा और सावधान, हालाँकि विपक्ष क्या कर लेगा? अगर चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई करेगा ही नहीं, तो विपक्ष तो सिर्फ सच्चाई को सामने लाके रख सकता है। सौरभ भारद्वाज ने सामने लाकर सच्चाई रख दी। सुप्रिया श्रीनेत लगातार खुलासे कर रही हैं, कांग्रेस कर रही है, आरजेडी कर रही है। आरजेडी ने कल कितनी जगह दिखाया कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, लोगों के नाम काट दिए गए हैं। अगर इन सब पर चुनाव आयोग चुपचाप सिर्फ बैठा रहेगा, कोई कार्रवाई नहीं कर लेगा, तो विपक्ष भी क्या कर लेगा? विपक्ष के पास कोई संवैधानिक ताकत, कोई कार्रवाई करने की ताकत तो है नहीं। वो तो सवाल उठा सकता है, खुलासे कर सकता है, बाकी क्या कर सकता है? पहले राउंड में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, यहाँ से बैठकर कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। जो कह रहे हैं, उनको भी पता कुछ नहीं है। सब अपने-अपने हिसाब से दावे ज़रूर कर रहे हैं। कौन आगे निकला, कौन पीछे निकला, प्रधानमंत्री जी की सुनिएगा तो लगेगा बस एनडीए जीत गया, अब लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। विपक्ष का सुनिएगा तो लगेगा एनडीए बुरी तरह से हार गया। लेकिन एक बात है, इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई है और 5% से ज़्यादा वोटिंग बढ़ी है। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर नीतीश कुमार की वजह से महिलाओं ने खुलकर बाहर आकर ज़बरदस्त वोटिंग की है, तो नीतीश कुमार को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हमेशा ये देखा गया है, बिहार में तो देखा ही गया है कि अगर 5% से ज़्यादा वोटिंग बढ़ती है, तो ये अक्सर सत्ता के खिलाफ होती है। अगर ऐसा हुआ, तो नीतीश बाबू के बोरिया बिस्तर बाँधने का समय भी आ चुका है। खैर, जो कुछ है वो 14 नवंबर को पता चल ही जाएगा। चुनाव कोई जीते, कोई हारे, बड़ी बात ये है कि चुनाव साफ-सुथरे होने चाहिए और शिकायत यही है कि जिस तरह की बातें सामने आई हैं, उसके बाद लगता है अगर प्रोफ़ेसर राकेश सिन्हा जैसा वरिष्ठ व्यक्ति फ़रवरी में दिल्ली में वोट डालने के बाद नवंबर में बिहार में वोट डालता है, दिल्ली में परमानेंट सरकारी नौकरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर होने के बावजूद अपना नाम परमानेंटली ट्रांसफ़र करा लेता है बेगूसराय में, जो नियमों के खिलाफ है, तो सोचना होगा कि बाकी किस लेवल पर ये चीज़ें चल रही हैं। सोचना आपको ही है, देश आपका है, देश हमारा है और लोकतंत्र से सुविधाएँ भी हमें ही मिली हैं। लोकतंत्र नहीं रहेगा तो ना आप रहेंगे और ना हम रहेंगे। इसीलिए सोचना ज़रूरी है, सवाल उठाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।